वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग की थोड़ी सी बात की थी, लेकिन बेटा मैं सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग का बिहेवियर, फेरांटी इफेक्ट और उनके कंपनसेशन के तरीके पे जाऊं, उससे बेटर है कि हम लोग ट्रांसमिशन वाला बिहेवियर देखें। क्यों? क्योंकि सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग वगैरह जो है ये एक पावर सिस्टम का टॉपिक हो जाता है। हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इससे दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में थोड़ी सी उसकी झलक दिखा दी थी कि जो आपका इम्पीडेंस जो होता है वो एक्चुअली किस तरीके से वेव्स को क्या करता है, परेशान करता है, इधर से उधर वो किस तरीके से भेजता है। क्लियर है ना? ओके, थोड़ी सी कहानी और सुन लो, थोड़ा सा इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे वेव से कुछ चीज़ों को हम रिलेट कर पाएंगे, तो उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा बातें और जान लेते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। देखो जरा ध्यान से, क्या होगा। सबसे पहले सर, अगर मैं एक ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं तो मेरे पास दो कंपोनेंट डेफिनेटली होंगे, एक इंडक्टर होगा और दूसरा कौन होगा बेटा? कैपेसिटर होगा। होता है कि नहीं होता है बताओ? सही है ना? मान लो मेरी ट्रांसमिशन लाइन कैसी है? लॉसलेस है। लॉसलेस है मतलब मैं यहाँ से दो कंपोनेंट गायब कर चुका हूँ। एक गायब कर चुका हूँ रेजिस्टेंस और दूसरा गायब कर चुका हूँ मेरा लीकेज कंपोनेंट। परफेक्ट है ना? अब देखो, अगर मान लो, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे दो इंसान है, एक रेजिस्टेंस है एक कैपेसिटेंस है। इधर मैं जो लगाता हूँ वो लगाता हूँ लोड। यहाँ पे क्या लगाता हूँ बेटा? लोड। तो यहाँ हम लगाते हैं किसको? लोड को। और इधर जो होता है ट्रांसमिशन लाइन के, वो हमारा क्या होता है? सोर्स होता है। मतलब इधर हम अप्लाई करते हैं बेटा सोर्स। ये हमारे पास में अननोन पैरामीटर होते हैं और ये पैरामीटर हमारे नॉन पैरामीटर होते हैं। आई थिंक अब तो आप लोगों को ये बातें पता चल चुकी होगी। सही है ना? अब सर्ज इंपीडेंस लोडिंग क्या होता है? सर, वो लोडिंग जहां पे मेरा VR VS के बराबर हो जाए, मतलब फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल जहां मुझे मिले, उस लोडिंग को मैं बोलता हूं सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। इसके कई सारे मतलब है। क्या मतलब है? ध्यान से सुनना। देखो, मैंने बोला था कि सर्ज इंपीडेंस होता है या कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ L/C। किसके केस में? मान लो आपकी लॉसलेस है तो R और G को गायब कर दो तो यही बचेगा। सही बात है ना? अब एक बात बताओ, इसको मैंने बोला था कि इसकी वैल्यू होती है 377 ओम। मतलब ये जो है ना, ये आपका प्योरली क्या है? रजिस्टिव है। कैसा है? प्योरली रजिस्टिव। क्या इसको कोई रिएक्टिव पावर की जरूरत है क्या? नहीं है। इसको रिएक्टिव पावर की जरूरत है क्या? नहीं है। मतलब आपके लोड के पास जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी पावर की है? एक्टिव पावर की है। किसकी है बेटा? एक्टिव पावर की है। लेकिन एक चीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, और वो ये है कि इस सोर्स के लिए ये लोड एज वेल एज ये ट्रांसमिशन लाइन दोनों ही लोड की तरह काम कर रहे हैं। भाई सोर्स को तो पावर भेजनी है, अब चाहे वो ट्रांसमिशन लाइन कंजप्शन कर जाए या लोड के पास पहुंच जाए। सही है ना? तो सोर्स के लिए तो दोनों ही क्या है? लोड है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, अब ट्रांसमिशन लाइन के पास दो कंपोनेंट है, एक इंडक्टर है एक कैपेसिटर है, और दोनों के दोनों जो काम करते हैं वो किस पे करते हैं? रिएक्टिव पावर के ऊपर वर्क करते हैं। यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है। क्या कहानी स्टार्ट हो जाती है? मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि रिएक्टिव पावर का फ्लो जो होता है वो ओनली एंड ओनली वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है कि मैग्नीट्यूड में कितना क्या है? डिफरेंस है। जो ज़्यादा होगा वहाँ से हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ कौन सी पावर फ्लो होती है? रिएक्टिव पावर फ्लो होती है। एक्टिव पावर का मैग्नीट्यूड या डिफरेंस से कोई भी लेना देना नहीं होता है। उसका फ्लो ओनली एंड ओनली पावर एंगल डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? पावर एंगल। क्लियर है ना? अब देखो, अब अगर मान लो मैंने बोला ये इंडक्टर है कैपेसिटर है, दो बच्चे हैं ट्रांसमिशन लाइन के, एक मांगने वाला है एक देने वाला है। मतलब इंडक्टर जो होता है वो लेगिंग पावर को क्या करता है? कंज्यूम करता है। सही बात है? जो आपकी लेगिंग रिएक्टिव पावर होती है, उस लेगिंग रिएक्टिव पावर को जो कंजप्शन करने का काम करता है, किस करने का? कंज्यूम करने का। वो कौन करता है? इंडक्टर करता है। और इस पावर को जो डिलीवर करने का काम करता है, किसका? डिलीवर करने का। वो कौन करता है? कैपेसिटर करता है। LC टैंक देखा था हम लोगों ने, ये मांगता था ये दे देता था। सही बात है? फिर ये डिस्चार्ज होता था, ये इसको चार्ज कर देता था। मतलब दोनों में क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो, मान लो इस इंडक्टर को 100 रुपए की जरूरत पड़ी। कितने की? 100 रुपए की। और इस कैपेसिटर ने इसको 100 रुपए दे दिए, तो क्या ये कहीं से कोई और जगह से पावर मांगेगा क्या? नहीं मांगेगा। तो ऐसा बिहेवियर जिसमें इंडक्टर को रिक्वायर्ड पावर अगर पूरा का पूरा कैपेसिटर डिलीवर कर दे तो ट्रांसमिशन लाइन को कहीं से पावर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है।
मतलब पूरे सिस्टम में रिएक्टिव पावर का फ्लो नहीं होता है। ना लोड को चाहिए तो सोर्स भी नहीं देगा, और ट्रांसमिशन लाइन को तो चाहिए ही नहीं। समझ गए? अरे भाई लोड तो आप लोगों ने सर्ज इंपेडेंस लोड लगा दिया तो ये तो रेजिस्टिव हो गया, इसको रिएक्टिव पावर चाहिए नहीं। सही है ना? अब अगर मान लो ट्रांसमिशन लाइन भी ऐसी बन गई कि आपका जो इंडक्टर है उसको जितनी पावर चाहिए उतना कौन दे रहा है? कैपेसिटर दे रहा है। तो क्या इसको कहीं से पावर चाहिए? नहीं। अब देखो, इंडक्टर के पास जो स्टोर्ड एनर्जी होती है बेटा, E ऑफ L जो होता है वो होता है हाफ LI स्क्वायर, और कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होती है वो होती है आपकी E ऑफ C जो होती है वो होती है हाफ CV स्क्वायर। अब ये कैपेसिटर क्या क्रॉस वोल्टेज मान लो यहाँ पे है V, क्या V वोल्टेज अप्रोक्सीमेटली VR के बराबर होगा कि नहीं होगा? सही बात है। अब अगर यहाँ से आने वाली कुछ करंट है, कुछ करंट इसमें जाएगी, बची हुई करंट कहाँ जाती है? लोड के पास में। तो कैपेसिटर तो इतनी करंट को कंज्यूम करता नहीं, मतलब अधिकतर करंट कहाँ जा रही होती है? लोड के पास में। मतलब ये करंट भी आपकी अप्रोक्सीमेटली I ऑफ R के बराबर होगी। भाई सीरीज में इंडक्टर में करंट इतनी होगी लोड करंट के बराबर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है ना? अब सोचो अगर ये दोनों बराबर हो जाए, अब कहानी यहां से निकल के आती है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए कि EL इक्वल टू क्या है? EC है, मतलब इंडक्टर को जितनी पावर की रिक्वायरमेंट है उतनी पावर डिलीवर कौन कर रहा है? अगर कैपेसिटर कर रहा है। तो कहानी में ट्विस्ट ऐसा आता है कि ये बन जाएगा हाफ LI स्क्वायर, ये बनेगा हाफ CV स्क्वायर। अब देखो हाफ से हाफ गया, वोल्टेज के डिवाइड में इधर भेज देता हूं तो करंट चला जाएगा, तो ये बनेगा V अपॉन I का होल स्क्वायर। सही बात है? वोल्टेज इधर गया, इंडक्टर इधर आया, तो ये बन गया L अपॉन C। अगर इस स्क्वायर को मैं हटा दूं तो ये रूट बन जाएगा। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? सही बात है। और वोल्टेज और करंट के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? इंपीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। क्या अंडर रूट L अपॉन C आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही बात है। मतलब यहाँ लोड साइड पे कनेक्टेड इंपीडेंस इस अंडर रूट L अपॉन C के बराबर है। क्या इसी को सर्ज इंपीडेंस बोला था हम लोगों ने? बिल्कुल सही है। इसका क्या मतलब है कि अगर लोड पे कनेक्टेड इंपीडेंस सर्ज इंपीडेंस के बराबर हुआ तो ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर इंडक्टर और कैपेसिटर एक दूसरे को आपस में सेटिस्फाई कर लेते हैं। जितनी पावर इंडक्टर को चाहिए होती है उतनी पावर कौन देता है? कैपेसिटर दे देता है। सही बात है ना? तो ट्रांसमिशन लाइन को रिएक्टिव पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो क्या इस केस में सोर्स कोई रिएक्टिव पावर भेजेगा क्या? नहीं भेजेगा है, क्योंकि लोड पे जो कनेक्टेड है वो ये है और इनको पावर चाहिए नहीं, अपने आप में सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब जब रिएक्टिव पावर का सप्लाई हो ही नहीं रहा है तो क्या वोल्टेज में डिफरेंस हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए इस केस को फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल बोलते हैं हम लोग। समझ में आ गया? तो इस केस में क्या होगा कि VS की वैल्यू किसके बराबर हो जानी है? VR के बराबर हो जानी है। अब मैं कहानी में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मैं बोल लेता हूं कि मान लो इंडक्टर को ज्यादा पावर की जरूरत है और कैपेसिटर उतनी पावर नहीं दे पा रहा है। एज्यूम कर लेते हैं। सही बात है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो मान लो इंडक्टर का रिक्वायरमेंट ज्यादा है और कैपेसिटर उतनी पावर नहीं दे पा रहा है, तो अगर इस केस में जब आप करोगे तो इधर से इधर काटोगे तो अगेन कहानी वही बनेगी, V अपॉन I का होल स्क्वायर रहेगा। ये छोटा हो जाएगा किससे? L अपॉन C से। स्क्वायर हटाओगे रूट आएगा। अब ये तो हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, लेकिन ये बड़ा है और आपका लोड पे V अपॉन R, ये तो लोड का वोल्टेज है, लोड की करंट है, तो मतलब लोड पे कनेक्टेड इंपीडेंस कम है और आपका सर्ज इंपीडेंस ज्यादा है। अब लोड का इंपीडेंस कम होने का मतलब क्या है कि लोड ज्यादा कनेक्टेड है। मैंने कल ही बताया था आपको कि लोड लगे हुए होते हैं पैरेलल में, तो जितना पैरेलल में आप लगाओगे इंपीडेंस की वैल्यू उतनी ही क्या हो जानी है? कम हो जानी है। सही बात है ना? तो लोड का इंपीडेंस कम है मतलब आपका लोड ज्यादा लगा हुआ है। तो जब यहाँ पे हायर लोड लगा हुआ होता है उस टाइम का मतलब ये होता है कि इंडक्टर का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, जबकि कैपेसिटर उतनी पावर को डिलीवर नहीं कर पाता है। क्या समझ में आया? अब क्या होगा भाई, इंडक्टर मान लो 100 रुपये मांग रहा है लेकिन कैपेसिटर के पास में 60 रुपये ही है, क्या करें? तो इंडक्टर 40 किसी और से लेगा। अब लेगा किससे? तो दाता यहाँ पे कौन है? सेटिस्फाई करवाने वाला सोर्स है। तो ये किससे मांगेगा? सोर्स से मांगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सही बात है। तो ये रिएक्टिव पावर बची हुई किससे मांगेगा? सोर्स से मांगेगा। तो रिएक्टिव पावर का फ्लो होगा कहां से? सोर्स से लोड की तरफ। किधर होगा बेटा? सोर्स से लोड की तरफ। बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस केस में आपका सोर्स टू लोड रिएक्टिव पावर का क्या होगा? फ्लो होने वाला है। कोई कंफ्यूजन है? क्यों का फ्लो ऐसे होगा? क्लियर है? अरे सही है ना? ओके। अब ये केस प्रैक्टिकल लाइफ में पाया जाता है क्योंकि लोड हमारा ज्यादा होता है तो रिएक्टिव पावर का फ्लो होता है हमेशा सोर्स साइड से किधर? लोड साइड की तरफ। अब सोचो अगर इस केस को मैं रिवर्स कर दूं। अब रिवर्स कैसे कर दूं भाई? मान लो मैंने बोल दिया कि अगर हाफ LI स्क्वायर मान लो कम है और हाफ CV स्क्वायर मान लो ज्यादा है,
मैंने बोला कैपेसिटर ज़्यादा दे रहा है लेकिन इंडक्टर को उतनी ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या होगा भाई, कैपेसिटर ने तो दे दी, इंडक्टर बोल रहा है मुझे तो इतनी ज़रूरत नहीं है, तो पावर बच रही है, तो पावर कहाँ जाएगी, वापस सोर्स के पास। क्या होएगा, वापस सोर्स के पास जाएगी। मतलब इस केस को जब आप करोगे तो आपका Z0 आपका जो आएगा वो छोटा आएगा और आपका Z ऑफ L ज़्यादा आएगा। मतलब इस केस में आपने जो लोडिंग कर रखी है वो कम कर रखी है, इसीलिए तो इंपेडेंस ज़्यादा है Z ऑफ L का। सही बात है ना। तो इसमें रिएक्टिव पावर का जो Q होगा उसका जो फ्लो होगा, क्या मैं बोल सकता हूं कि वो फ्लो आपका लोड से कहां की तरफ हो जाएगा बेटा, सोर्स की तरफ हो जाएगा। यही होगा, लोड से पावर निकलेगी और कहां जाएगी, सोर्स के पास आएगी। ओके, इस इफेक्ट को बोलते हैं हम फेरांट इफेक्ट। मतलब यहां से मुझे एक बात जरूर समझ में आई है, वो आई है कि वोल्टेज और करंट जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होते रहते हैं और ये डिपेंडेंसी डिपेंड करती है लोड के ऊपर। अब मैं यहाँ से आपको एक बात समझाना चाह रहा हूँ, उस बात को आप ध्यान से समझिए। जब इस भाई ट्रांसमिशन लाइन का इंपेडेंस था कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस या सर्ज इंपेडेंस के बराबर, जब उतना ही लोड आपने लगा दिया, सही बात है ना, तो जितनी पावर आई पूरी की पूरी को लोड कंज्यूम कर गया ना। पावर रिएक्टिव पावर इधर से इधर गई ना इधर से इधर गई, गई थी क्या फ्लैट वोल्टेज में, गई थी क्या, नहीं गई थी। सही बात है। अब उसके बाद में यहाँ पे इंपेडेंस चाहे ज़्यादा हो जाए चाहे कम हो जाए, मतलब अगर इंपेडेंस ट्रांसमिशन लाइन के इंपेडेंस के बराबर नहीं हुआ, सही है ना, तो क्या होगा, पार्शियली रिफ्लेक्शन और पार्शियली ट्रांसमिशन, ये हमेशा और हमेशा पाया ही पाया जाता है। ओके, तो इस वजह से हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ट्रांसमिशन इन ट्रांसमिशन लाइन। क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन इन ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि पावर का क्या होना है, ट्रांसमिशन होना है। ओके, देखो इसको हटा दूं मैं, अब आप टॉपिक डालो अगला, ठीक है ना। ट्रांसमिशन या ट्रांजिएंट भी लिख सकते हो, ट्रांजिएंट इन ट्रांसमिशन लाइन डालो टॉपिक। ओके, और ये मैं आप लोगों को पहले भी थोड़ा बहुत बता चुका हूं, ठीक है ना, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। ट्रांजिएंट इन ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, पहले मैं इसके बारे में क्लास ले चुका हूं, इसलिए आज ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत ही बताऊंगा, ठीक है ना। देख लो ज़रा ध्यान से, देखो क्या होता है। सर मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ठीक है, ओके। मान लो इसका इम्पीडेंस है Z1, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। अब इसके बाद में यहाँ पे जाके एक दूसरा कंडक्टर आ जाता है, ये एक दूसरा कंडक्टर आ गया, ठीक है ना, ये दूसरा कंडक्टर आ गया। अब मान लो इसका इम्पीडेंस है कितना, Z2। अब जब अगर मान लो यहाँ से इसमें कोई करंट आ रही है, कोई वोल्टेज इधर से आ रहा है, आने वाला है, सही बात है। अब ये पॉइंट जो है ये आपका डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज का मतलब इंपेडेंस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये पहला मीडियम हो गया, दूसरा मीडियम हो गया, जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा था, सही बात है ना, कि जैसे हम लोग मान लो कंडक्टिंग मीडियम से इंसुलेटिंग मीडियम में जा रहे थे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जा रहे थे, सही बात है। तो बार बार मीडियम क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। तो चेंज हो रहा था तो बिहेवियर अलग आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बिल्कुल। अब आप मीडियम की बात करते हैं या हम इंपीडेंस की बात करते हैं, भाई बात सिर्फ इतनी सी, सही है ना। अब देखो भाई इधर से दो कंपोनेंट आएंगे, कौन आएगा, वोल्टेज आएगा, मतलब इंसिडेंट वोल्टेज है, और क्या आएगा, करंट आएगा, दो कंपोनेंट है। अब जब वो यहां से यहां तक आएंगे तो क्या इधर वाला इंपेडेंस और ये इंपेडेंस सेम है क्या, दोनों, नहीं, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो यहां आने के बाद में क्या होगा कि पार्शियली हो जाएगा रिफ्लेक्शन, मतलब कुछ वोल्टेज और कुछ करंट जो होगी वो यहां से टकरा के वापस चले जाएगी, और कुछ वोल्टेज और कुछ करंट का पोर्शन जो होगा वो आगे की तरफ आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट इंटर ट्रांसमिशन लाइन। मतलब आपका ट्रांसमिशन जब इधर से इधर हो रहा है तो अगर इंपीडेंस में कभी कोई चेंज आता है तो कुछ पोर्शन उसका वापस से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसलिए पूरी ट्रांसमिशन लाइन में रिफ्लेक्शन ना हो, इसलिए हम यूनिफॉर्म ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं। लेकिन क्या करें, जब कहीं सप्लाई देनी होती है, जब कोई घर आता है तो घर वाला तो वायर लगा के लेता ही है कि नहीं लेता है, तो इस वजह से क्या होता है, पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है। अब समझिए, अब कहानी में क्या है भाई, मुझे ये निकालना है कि अगर मान लो इतना वोल्टेज आया, इतना करंट आया, तो कितना पोर्शन आगे चले जाएगा और कितना पोर्शन यहाँ से वापस रिवर्ट हो लेगा, कितना पीछे चले जाएगा, सही है ना।
तो अब मुझे कहानी में ट्विस्ट चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, जगाना है, देखना है। ओके, अब ध्यान से समझिए। मान लो ये वोल्टेज इधर से है, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं तो इधर दो वोल्टेज है, VI और VR। इधर देखूं तो इधर एक वोल्टेज है, VT। मैं एक सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने बोला, मैंने इधर वालों को एक साथ ले लिया, मतलब मैंने बोला कि VI प्लस VR इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया VT। मैंने एक इक्वेशन और लिखी, मैंने लिखा I ऑफ I प्लस I ऑफ R इक्वल्स टू I ऑफ T। अब कई बच्चे इस इक्वेशन को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज क्यों हो जाएंगे? वो बोलेंगे कि सर I ऑफ I तो इधर आ रही है, I ऑफ R इधर जा रहा है। तो आपको लिखना चाहिए था कि I ऑफ I माइनस I ऑफ R इक्वल्स टू I ऑफ T। ये होना चाहिए था एक्चुअली, अगर नोडल एनालिसिस में यहाँ पे लगाऊं तो यही होना चाहिए था, लेकिन मैंने तो गलत लिख दिया। सही बात है, मैंने क्या लिख दिया? प्लस लिख दिया। अब आपकी बात भी चलो मैं मान लेता हूँ। अब चलो मान लेते हैं, ध्यान से समझिए। अगर मान लो मैंने इस I ऑफ I को लिखा, अगर मैंने इस करंट को लिखा तो मैं क्या बोलूँगा? ये करंट इधर से आ रही है, यहाँ पे इंपीडेंस कितना है? Z1। इनकमिंग वोल्टेज कितना है? VI। तो क्या होगा बिहेवियर? I ऑफ I क्या बनेगा? सर ये बनेगा V ऑफ I डिवाइड बाई Z1। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? सही है ना? बिल्कुल सही है। अब मैंने लिखा प्लस, मैंने लिखा I ऑफ R। तो I ऑफ R के लिए वोल्टेज कितना है? V ऑफ R है। अब इंपीडेंस कितना है? सर इसी में जा रहा है, तो कितना आ गया? Z1 आ गया। अब मैं बोल रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैं लिख देता हूं इसको माइनस। तो अगर आपने यहां भी माइनस लगा दिया और फिर यहां भी माइनस लगा दिया तो गलत हो जाएगा। एक ही जगह माइनस लगाना, मतलब अगर आप यहां डायरेक्शन को मान रहे हो कि इधर मैंने पॉजिटिव ले लिया, इस वाली को नेगेटिव ले लिया, तो यहां नेगेटिव साइन लगा देना। सही है। फिर इसी नेगेटिव साइन को यहां रखना, माइनस VR मत लिखना। मतलब वोल्टेज में और करंट दोनों में नेगेटिव साइन मत लेना, किसी एक में ही लेना। सही बात है। देखो अगर मैं यहां भी नेगेटिव साइन ले लेता और फिर मैं बोलता कि माइनस VR अपॉन Z1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब गलत है, क्योंकि इसको मुझे आगे लेके जाना है, इसको नहीं लेके जाना। समझ गए? तो एक ही जगह लगाना, यहां ले लो या यहां ले लो, डायरेक्शन को एक ही जगह लेना। दोनों जगह लोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अब मैंने बोला I ऑफ T, करंट किधर जा रहा है? इधर। वोल्टेज कितना है? V ऑफ T है। ठीक है, और आपका इंपेडेंस कितना है? Z ऑफ 2 है। अगर यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो समझ सकते हैं। क्लियर है सारी बातें? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जरा आगे देखते हैं। भाई मुझे ये तो पता है कि मैंने भेजा कितना, मतलब मुझे VI पता है, मुझे II पता है। मुझे ये देखना है कि इसमें से आगे कितना चला गया, इसमें से पीछे कितना रिफ्लेक्ट हुआ है। तो पहले वो देख लेते हैं कि पीछे कितना रिफ्लेक्ट हुआ है। सही बात है। ओके, तो देखो V ऑफ I का रिलेशन देखना है मुझे V ऑफ R के साथ में। अगर इन दोनों में रिलेशन देखना है तो यहाँ फिर ये क्या कर रहा है, इसको हटाओ पहले, चलो देख लेते हैं। मैंने बोला कि V ऑफ I अपॉन Z1 माइनस V ऑफ R अपॉन Z1 इक्वल्स टू, यहाँ मिल गया V ऑफ T। V ऑफ T को मैं ये लिख सकता हूँ, इट्स V ऑफ I प्लस V ऑफ R डिवाइड बाई Z2। बिल्कुल सही है ना? I वालों को एक तरफ कर दो, R वालों को एक तरफ कर लो। V ऑफ I को इधर ले आया तो V ऑफ I यहाँ बच गया 1 अपॉन Z1, ये इधर से आया, ये बन गया 1 अपॉन Z2। परफेक्ट है। V ऑफ R पहुँच गया उधर, ये बन गया 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2। क्लियर है ना सबके? मुझे ये देखना है आने वाले में से कितना रिफ्लेक्ट हुआ है, तो मतलब मुझे निकालना है V ऑफ R अपॉन V ऑफ I, ये निकालना है मुझे। V ऑफ R ये रहा, V ऑफ I को इधर से ले जाके मैंने डिवाइड कर दिया, ये वाला पोर्शन इधर से आके इससे डिवाइड होगा। सही बात है। तो ये बनेगा 1 अपॉन Z1 माइनस 1 अपॉन Z2 डिवाइड बाई 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2। बताओ यही बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। क्लियर है? अगर मैंने Z1 Z2 ऊपर भी एलसीएम ले लिया, नीचे भी ले लिया, तो ऊपर वाला पोर्शन रह जाएगा Z2 माइनस Z1 और नीचे वाला पोर्शन बन जाएगा Z2 प्लस Z1। बताओ बनेगा या नहीं बनेगा? क्योंकि Z1 Z2 तो ऊपर नीचे से कट ही जाएंगे, ये वाला बनेगा। मतलब ये आपका आ गया है वोल्टेज का रिफ्लेक्शन वाला कंपोनेंट, कि वोल्टेज कितना क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है ना? तो आप इसको किसी भी चीज से दिखा सकते हो। ठीक है ना? रिफ्लेक्शन है, मान लो मैंने इसको किससे दिखाऊं, म्यू से दिखा दूं, म्यू से दिखा देता हूं, म्यू ऑफ आर। वोल्टेज का म्यू ऑफ आर है, मतलब वोल्टेज का रिफ्लेक्शन को म्यू से दिखा दिया, और वोल्टेज का है तो वी से लिख देता हूं, म्यू ऑफ वी है ये, रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज। ओके, अब इसी तरीके से अगर मुझे करंट को भी तो देखना है, करंट भी तो जा रही है वापस, चलो करंट को भी देख लेते हैं। क्या V ऑफ R और I ऑफ R में कोई रिलेशन है? भाई I ऑफ R से आपने ये लिखा था, रिलेशन तो है दोनों में, बिल्कुल सही बात है। I ऑफ R इक्वल्स टू माइनस ऑफ VR अपॉन Z1 लिखा था आपने, उसी को लिख लेते हैं वापस से। ठीक है ना? देखो जरा, तो V ऑफ R को मैंने लिखा कि इट्स योर, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ I ऑफ R इंटू Z1 डिवाइड बाई V ऑफ I। V ऑफ I क्या है? V ऑफ I और I ऑफ I में ये रिलेशन है, ZI इंटू II। सही बात है। तो इट्स योर Z ऑफ 1
आई ऑफ आई मल्टीप्लाई विद जेड ऑफ वन इक्वल्स टू, ये मिल गया पूरा का पूरा Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1। क्लियर ना सारी कहानी? देखो यहाँ सिर्फ माइनस साइन मिला है बस। देखो Z1 से Z1 गया, ये माइनस गया उधर, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ करंट इक्वल्स टू Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। क्या मैं बोल सकता हूँ ये माइनस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज है? मतलब एक निकल गया तो दूसरा अपने आप पता लग जाएगा, बोल सकता हूँ, सही बात है। अब इसी तरीके से अगर मान लो मुझे ट्रांजिएंट के निकालने हो तो मैं ट्रांजिएंट के भी निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मुझे मान लो वोल्टेज का ट्रांजिएंट चाहिए तो भाई इंसिडेंट और ट्रांजिएंट के बीच में रिलेशन चाहिए, तो रिफ्लेक्शन वाले को गायब कर दो, तो रिफ्लेक्शन वाले की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो, सही बात है। देखो बड़ा सिंपल है, सही है ना? ओके, तो V ऑफ R मिल गया, V ऑफ I मिल गया। अब मान लो आपको रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? ट्रांजिएंट वाला चाहिए, तो एक काम करो V ऑफ R की वैल्यू उठा के यहाँ से डाल दो। डालोगे तो क्या बनेगा? देखो अगर V ऑफ R को मैंने उठा के डाला तो ये बन जाएगा VT माइनस V ऑफ I डिवाइड बाई V ऑफ इंसिडेंस, तो आई सही, और ये आपका आंसर था ही सही, Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1। बताओ था ना? अब इसको करोगे तो ये बनेगा V ऑफ T अपॉन V ऑफ I माइनस वन को उधर ले जाओ तो इस पूरे के प्लस में 1 आ जाएगा, आएगा, और प्लस 1 करोगे तो क्या बनेगा? ये Z2 माइनस Z1 Z2 प्लस Z1 प्लस 1, मतलब ये बन गया रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज प्लस 1। यही बनाए कि नहीं बनाए? अब इसको कैलकुलेट करोगे, एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। क्लियर है ना? करके देख लेना आप लोग। ओके, अब इसी तरीके से अगर मुझे किसका करना है? करंट का करना है। एक और बच गया, इसको हटा दूं मैं थोड़ा सा। ओके, यहां से हटा देता हूं। देखो अगर मुझे करंट का करना होता तो VT को मैं क्या लिख सकता था? I ऑफ टी के फॉर्म में लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? I ऑफ टी इंटू Z2। V ऑफ क्या है? I ऑफ I मल्टीप्लाई विद Z1। क्लियर है ना? इक्वल्स टू, ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ Z2, ये बन गया Z1 प्लस Z2। अब देखो अगर इधर से ये Z2 से Z2 गया, ये इधर जाएगा Z1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Z1 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2। ये बन गया आपका क्या? रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ करंट, ठीक है ना? रिफ्लेक्शन नहीं है, ट्रांसमिशन आया था, ठीक है ना? तो ये रिफ्लेक्शन वोल्टेज में 1 जोड़ा था, तो ये बन गया आपका ट्रांसमिशन ऑफ वोल्टेज। इसको लिखना ट्रांसमिशन, टो से लिख देना, टो ऑफ वोल्टेज। ओके, इसको मैं लिख देता हूं टो ऑफ करंट। एक बात बताओ, क्या टो ऑफ करंट में और रिफ्लेक्शन ऑफ करंट में कोई रिलेशन है क्या? जरा देखो, ठीक है ना? रिफ्लेक्शन ऑफ करंट ये था, है ना? अगर इसमें आपने +1 कर दिया, अगर इसमें आपने +1 कर दिया तो क्या ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि ट्रांजिएंट ऑफ करंट इक्वल्स टू 1 प्लस रिफ्लेक्शन ऑफ करंट। बताओ मिला कि नहीं मिला? बड़ी सिंपल सी कहानी है, बड़े सिंपल रूल है, और ये सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सही बात है ना? ओके, आगे चलें। देखो ये ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड था, ठीक है ना? पिछली बार कई बच्चों ने पूछे थे, तो इस वजह से मैंने ये एक छोटा सा इसके ऊपर रिव्यू दिया था आप लोगों को, ठीक है ना? पिछले एग्जाम से लेके अभी देख लो ध्यान से। कुछ केस होते हैं इसमें स्पेशल केस, ठीक है? केस नंबर 1 फॉर ओपन सर्किट। किसके लिए बेटा? फॉर ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब सेकेंडरी साइड लोड लगा हुआ नहीं है, बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही इम्पीडेंस है। मान लो ये एक लाइन है, ठीक है ना? ये एक लाइन है मान लो, जिसका इम्पीडेंस कितना है? Z1 है। आगे क्या है? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का क्या मतलब होता है कि उस जगह का इम्पीडेंस कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, सही बात है। अब मान लो यहाँ से कोई वोल्टेज आया V ऑफ I, यहाँ से कोई करंट आई I ऑफ I, तो मुझे ये देखना है कि वो यहाँ पे कितना पहुँचेगा और वापस कितना रिफ्लेक्ट होगा। अब देखो, आप जानते हो ओपन सर्किट के केस में वोल्टेज जो होता है वो मैक्सिमम अपीयर होता है, लेकिन करंट की वैल्यू 0 होती है, सही बात है ना? तो मतलब आपको एक बात तो समझ में आ गई, जब ये ओपन है तो आगे कोई करंट नहीं जाएगी, मतलब आपके I ऑफ t की वैल्यू आपको कितनी मिलनी चाहिए? 0 मिलनी चाहिए, ट्रांसमिट करंट कोई नहीं आएगी। अब अगर यहाँ से करंट आ रही है वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है? पूरी की पूरी क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब I ऑफ I और I ऑफ R का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा, जितना इधर जाएगा उतना को उतना टकरा के वापस आ जाएगा, सही बात है कि नहीं है? अब देखो जरा, अगर मैंने निकाला कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ वोल्टेज, जो कि क्या होता है? जो कि होता है Z2 माइनस Z1 अपॉन Z2 प्लस Z1। अब Z2 की तो वैल्यू इन्फिनिटी है, क्या करूं? एक काम करो, कॉमन ले लो ऊपर नीचे से। अब कॉमन लोगे ना तो ये बन जाएगा 1 माइनस Z1 अपॉन Z2, और ये बन जाएगा 1 प्लस Z1 अपॉन Z2। अब Z2 इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा।
तो 1/1 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। सही है, मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 आ रहा है, मतलब जितना जा रहा है उतना टकरा के वापस भी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि V ऑफ R इक्वल टू V ऑफ I है। सही बात है। तो अगर रिफ्लेक्शन का इतना मिल रहा है तो सोचो ट्रांसमिट वोल्टेज कितना मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने बोला कि ट्रांसमिट वोल्टेज क्या होता है, 1 अपॉन रिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज होता है। तो 1 + 1 करोगे तो मतलब आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वोल्टेज का ट्रांसमिशन पोर्शन 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज का इनकमिंग पोर्शन के बराबर होगा। यही मतलब निकला इसका। तो सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है। अब करंट इधर गई, यहां से टकरा के आगे नहीं गई, पूरी की पूरी वापस आ गई, तो I ऑफ I इक्वल टू माइनस ऑफ I ऑफ R बनेगा। इधर डायरेक्शन में आ गया, पीछे नहीं गया बिल्कुल भी। सही बात है कि नहीं है। अब देखो, अगर मान लो मैंने बोला कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ करंट क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ करंट का कोई रिलेशन आया था, माइनस ऑफ म्यू वी के बराबर होता है। सही बात है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ कितना आया था, 1 आया था, तो ये कितना बनेगा, -1। तो मैं भी तो यही बोल रहा हूं कि I ऑफ R जो होता है वो माइनस ऑफ I ऑफ I के बराबर होता है। सही बात है। अब इसी के लिए अगर मैंने ट्रांजिएंट ऑफ करंट बोला तो मैं बोलूंगा 1 + म्यू ऑफ I होगा, मतलब 1 + -1 हो जाएगा, और जो कि कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब आगे करंट कोई भी ट्रांसमिट नहीं होगी। मतलब हम लोगों ने जो फॉर्मूले डेवलप किए हैं वो सारे के सारे सही है, बिल्कुल सही बात, सही है ना। तो ये हो गया आपके लिए ओपन सर्किट का टेस्ट। अब अगर मान लो मैं दूसरा केस एक और ले लेता हूं आप लोगों के लिए, देखना जरा ध्यान से समझ लेना, ठीक है, ओके। अगर मान लो केस ऐसा होता कि इधर भी इंपेडेंस Z1 और यहाँ के आगे भी इंपेडेंस Z1, अगर चेंज ही नहीं होता तो इधर से वोल्टेज और करंट आता क्या, यहाँ से आगे जाता क्या, पूरा का पूरा चले जाता क्या, कुछ रिफ्लेक्शन होता क्या, रिफ्लेक्शन नहीं होता। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ इंपेडेंस किसे हैं, बराबर है, मीडियम चेंज ही नहीं हुआ है। सही बात है। तो ये हो गया आपके लिए केस 2। इसके ऊपर सारे फॉर्मूले लगाना और रूल्स निकालना। इसके लिए आपका रिफ्लेक्शन जो आना चाहिए वो दोनों के लिए, करंट और वोल्टेज के लिए 0 आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलना चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रांसमिशन मिलना चाहिए, पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो जाएगा। क्लियर है ना, ओके। इसके अलावा आप लोगों ने निकालना है केस नंबर 3, ये आप लोगों ने खुद करना है शॉर्ट सर्किट के लिए। मैं पहले बता चुका हूं इसलिए बार बार नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट के लिए, शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि मान लो इंपेडेंस यहां पे कितना है, Z1 है, और यहां आपने इसको क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। सही बात है। तो मतलब Z2 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 0 होगी, है ना। तो क्या होगा, जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ट्रांसमिट वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ट्रांसमिट करंट जो होगी वो कैसी रहेगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब 2 टाइम्स ऑफ इनपुट। सही बात है। आपकी रिफ्लेक्शन करंट और ट्रांसमिट इनपुट में क्या रिलेशन रहेगा, दोनों बराबर रहेगी, जैसे यहाँ पे आया था वोल्टेज में। सही बात है। और अगर वोल्टेज की बात करो तो आपका V ऑफ R इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ V ऑफ I आएगा। इनको सबको फॉर्मूले लगा के आप लोगों ने क्या करना है, डेवलप करना है। ये सारे रीजन आप निकाल लेना, ठीक है ना। ट्रांसमिशन लाइन का बिहेवियर बेटा इतना ही था, ट्रांसमिशन लाइन का, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना। ट्रांसमिशन लाइन का विद डिटेल मैं आप लोगों को पहले सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो अगर कोई आप लोगों को लगे कि कुछ और भी टॉपिक आपको पढ़ने हैं या आपको किसी में डाउट आ रहा है तो आप श्योरली पूछ सकते हैं, हम उसके ऊपर भी वीडियो आपके लिए ले आएंगे, ठीक है ना। तो शुक्रिया, सब खैर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।